आर्यन ने ठंडी पत्थर की दीवार पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां बारीक नक्काशी पर घूम रही थीं। हवेली श्यामकुंड, उनका पुश्तैनी घर, रहस्यों का खजाना था। हर कोना भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट करता था। हर परछाई में रोमांच की संभावना थी। वह रुक गया। उसकी उंगलियां एक भारी लोहे के ताले पर टिकी हुई थीं। इसने एक दरवाजे को सील कर दिया जो गहरे लकड़ी के पैनलिंग के सामने लगभग अदृश्य था। यह क्या है भोला चाचा? आर्यन ने बूढ़े कार्यवाहक की ओर मुड़ते हुए पूछा, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा सालों और चिंता से सिकुड़ा हुआ था। भोला चाचा ने दरवाजे पर झांका। उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज, जब उसने बात की तो एक धीमी फुसफुसाहट थी। वो, छोटे साहब, उसे ऐसे ही रहने देना बेहतर है। आर्यन ने भौहें चढ़ा दी। ऐसे ही? क्यों? इसमें क्या है? बूढ़ा झिझका, फिर सिर हिलाया। कुछ भी अच्छा नहीं छोटे साहब, बस बुरी यादें। बुरी यादें? यह समोसे की प्लेट देने और फिर उसे छीन लेने जैसा था। आर्यन की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। भोला चाचा ने भौहें सिकोड़ लीं। यह हंसने की बात नहीं है छोटे साहब। वह कमरा, उसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए किया जाता था। उसने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। हालांकि आर्यन आसानी से डिगने वालों में से नहीं था। उसने तभी और वहीं फैसला कर लिया कि वह यह देखने जा रहा है कि उस कमरे में कौन से रहस्य छिपे हैं। अगले कुछ दिन खोजबीन में बीते। माली से उधार लिए गए टूलकिट और भरपूर उत्साह से लैस आर्यन ने बंद दरवाजे की जांच की। ताला प्राचीन, जटिल और प्रतीत होता है अभेद्य था। यह ताला मेरे उस दोस्त से भी ज्यादा जिद्दी है जो चाय के पैसे देने से बचने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने एक विशेष रूप से जटिल तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हुए बुदबुदाया। व्यावहारिक रूप से अपने दोस्त के क्रोधित चिल्लाहट सुन सकता था। अंत में एक अनंत काल और आधे समय जैसा महसूस होने के बाद एक संतोषजनक क्लिक हुआ। ताला हट गया। जंग लगे टिका का एक सेट दिखाई दे रहा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसकी नसों में झुनझुनी की प्रत्याशा थी। उसने दरवाजा खोला। आर्यन को सबसे पहले जो चीज लगी वह थी गंध। पुरानी, प्राचीन, एक भूली हुई किताब के अंदर की तरह। धूल के कण धूप की एक ही किरण में नाच रहे थे जो अंधेरे को भेदती हुई कमरे के इंटीरियर को रोशन कर रही थी। यह आश्चर्यजनक रूप से खाली था। न तो मकड़ी के जाले, न ही फर्नीचर, बस फर्श को ढकने वाली धूल की एक मोटी परत और कमरे में बिखरी हुई कुछ वस्तुएं। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उत्साह और बेचैनी का एक अजीब मिश्रण। यह किसी भूली हुई कब्र में कदम रखने जैसा था। उसने खांसते हुए धूल हटाने के लिए हाथ हिलाया। जैसे ही उसकी आंखें मंदता के साथ समायोजित हुईं, उसने फर्श पर बिखरी वस्तुओं के आकार को पहचानना शुरू कर दिया। भाग 5। अतीत की फुसफुसाहट। अजीब प्रतीकों के साथ उकेरा गया एक कांसे का कटोरा था। एक फीके मखमली कुशन पर रखा एक कलंकित चांदी का खंजर और एक मानव खोपड़ी। समय के साथ सफेद हो गई, जो खाली सॉकेट के साथ मुझे घूर रही थी। ठीक है, अब यह दिलचस्प होता जा रहा है। वह सावधानी से वस्तुओं के पास पहुंचते हुए बुदबुदाया। उसने खोपड़ी को उठाया, उसे अपने हाथों में घुमाया। यह आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। उसकी उंगलियों के नीचे की हड्डी चिकनी और ठंडी थी। उसे आधी उम्मीद थी कि यह अतीत के रहस्यों को फुसफुसाएगा। खोपड़ी के बगल में चमड़े की जिल्द वाला एक जर्नल रखा था, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। आर्यन, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ तेज लय से धड़क रहा था। ध्यान से उसे उठाया, धूल झाड़ दी। कवर पर लिखी गई लिपि अपरिचित, प्राचीन और अजीब तरह से सम्मोहक थी। भाग 6। अमृता? नहीं धन्यवाद, मुझे अपना सोने का समय पसंद है। जैसे ही आर्यन ने पत्रिका को समझा, उसका शुरुआती मनोरंजन भय की भावना को रास्ता दे रहा था। यह काले जादू और निषिद्ध ज्ञान का इतिहास था। अमृता के लिए एक हताश खोज। लेखक, सदियों पहले का एक पूर्वज
मृत्यु को धोखा देने के लिए जुनूनी था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अमृता, आर्यन ने भुरभुरा पन्नों को पलटते हुए बुदबुदाया। थका देने वाला लगता है। कल्पना कीजिए कि अनंत काल तक पारिवारिक समारोहों में शामिल होना। नहीं, धन्यवाद। मैं अपनी 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप के साथ रहना चाहूंगा। वह हंसा, लेकिन कमरे के दमनकारी सन्नाटे में आवाज खोखली लग रही थी। पत्रिका में भीषण बलिदानों, द्वेषपूर्ण संस्थाओं को बुलाने और शक्तिशाली अमृत के निर्माण का विवरण दिया गया है। आर्यन कांप उठा, उन भयावहताओं की कल्पना करते हुए जो इन दीवारों के भीतर हुई होंगी। भाग 7। आपदा के लिए व्यंजन। कुछ रस्में इतनी विचित्र थीं कि आर्यन खुद को हंसने से रोक नहीं सका। एक में आधी रात को 100 विधवाओं के आंसू इकट्ठा करना शामिल था, जबकि दूसरे ने पूर्णिमा के नीचे एक सफेद बाघ के खून से स्नान करने का आह्वान किया था। गंभीरता से आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, इस तरह की चीजों के साथ कौन आता है? क्या उनके पास इसके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? यह विचार इतना अटपटा था कि वह हंसी में फूट पड़ा। हंसी की आवाज खामोश कमरे में गूंज उठी, लेकिन जैसे ही वह हंसा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। भाग 8। निर्दोष की नींद या आर्यन की अज्ञानता। आर्यन ने अगले कुछ दिन पत्रिका को पढ़ने में बिताए। उसका शुरुआती डर एक रुग्ण आकर्षण का रास्ता दे रहा था। उन्होंने एक पागल व्यक्ति के प्रलाप के रूप में अनुष्ठानों को खारिज कर दिया, एक बीते युग का उत्पाद। निश्चित रूप से उनके सही दिमाग में कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेगा। यह आदमी स्पष्ट रूप से बहुत अधिक डरावनी फिल्में देखता था, आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने पूर्वज, उसके पीछे एक नाटकीय लबादा लहराते हुए, उसके हास्यास्पद अनुष्ठान करते हुए, पागलपन से चिल्लाते हुए कल्पना की। उसने पत्रिका को दूर रख दिया। उसका दिमाग पहले से ही अपने दोस्तों के साथ अपनी खोज को साझा करने की योजना बना रहा था। वह इसे अब देख सकता था। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने उन्हें काले जादू और निषिद्ध ज्ञान की कहानियों से परिचित कराया। वह पार्टी की जान, डरावनी कहानी सुनाने का निर्विवाद राजा होता। काकासी, पार्टी की जान। भाग 9। एक परछाई गिरती है। जैसे ही आर्यन अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकला, वह माहौल में आए सूक्ष्म बदलाव से बेखबर रहा। उसने न तो उस हल्की ठंडक पर ध्यान दिया जो हवेली पर छा गई थी, और न ही जिस तरह से परछाई गहरी होती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे पंजे पकड़े हुए हों। उसने एक भी धूल के कण को नहीं देखा जो उसके मार्ग से परेशान था, जो बंद दरवाजे की ओर बह रहा था। एक बेहोश, द्वेषपूर्ण चमक के साथ स्पंदित हो रहा था। सदियों से सुप्त प्राचीन जादू जाग गया था, और यह भूखा था। सा